हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए, आज हम यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आई होप कि आपको बहुत काम आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए सॉल्व। आप फटाफट से आंसर करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ब्रेकफास्ट तो आप सभी करते होंगे सुबह को, तो जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें आप ब्रेड एंड बटर जो होता है ना, एक बहुत ही कॉमन ब्रेकफास्ट है जो बहुत से लोग खाते हैं, है ना। तो ब्रेड एंड बटर जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी उसके लिए, ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड होगा या ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड होगा। आइए इस थोड़ी सी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर हमारे पास होता है बच्चों, ब्रेड एंड बटर आर होलसम, पहले मैं नीचे वाले एग्जाम्पल की बात करूंगी। ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड, क्या सही लिखा हुआ है? ठीक है, देखो जरा, ब्रेड एंड बटर है तो वैसे एंड से कनेक्टेड, देखा जाए तो ये किससे कनेक्टेड है? एंड से कनेक्टेड है। और जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं तो वो बात करते हैं किसकी? प्लूरल सेंस लेके चलते हैं, प्लूरल की बात करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। जब हम दो सेंटेंस को एंड से जोड़ रहे हो लेकिन वो बात एक चीज़ के बारे में कर रहे हो, रिजल्ट एक निकल के आ रहा हो, उस केस में हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखो, फूड तो लास्ट में एक ही है ना। हमने कहा कि ब्रेड एंड बटर को मिला के खाते हो ना, कभी ऐसे खाते हो कि पहले एक ब्रेड का पीस खाया, ब्रेड की स्लाइस खाई, फिर उसके बाद थोड़ा सा बटर खा लिया, फिर एक ब्रेड की स्लाइस खाई, फिर बटर खा लिया? ऐसा नहीं करते हैं ना हम लोग। क्या करते हैं? ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको खा लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड नहीं होगा, इज होलसम फूड हो गया, क्योंकि फाइनली देखो है तो फूड ही, है ना। तो जब रिजल्ट एक निकल के आ रहा हो, दो सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन दिखाया गया हो, तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स खुद ही बोल बोल के ये बात समझा रहे हैं कि भाई हम दोनों डिफरेंट कमोडिटीज हैं, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में देखिएगा, ब्रेड एंड बटर आर टू डिफरेंट कमोडिटीज, तो यहाँ पे कुछ खाने की बात नहीं हो रही है, वो खुद ही कह रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर क्या है? दो अलग अलग कमोडिटीज हैं। तो उस केस में दोनों सब्जेक्ट्स में कोई रिलेशन नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में जो आपने आर लगाया ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, और नीचे वाले में हम आर को हटा के इज का यूज करेंगे। मैं ये समझाना चाह रही थी आपको यहाँ पे। कुछ बच्चे इस तरीके से रट लेते हैं कि कुछ पेयर याद कर लेते हैं, हॉर्स एंड कार्ट, ब्रेड एंड ब्रेड, है ना, फिश एंड चिप्स, कि कहीं भी हमें ये पेयर नजर आएंगे तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे रट लिया कि सिंगुलर वर्ब आएगी तो सिंगुलर ही आएगी। देखो यहाँ पे सिंगुलर लग रही है, यहाँ पे प्लूरल लग रही है, तो वो सेंटेंस बताएगा कि सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स समझते हैं, कुछ और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो भाई, अक्सर ऐसा होता है कि जब हस्बैंड को इनवाइट किया जाता है पार्टी में, तो इनविटेशन तो हस्बैंड के पास आता है, लेकिन पीछे पीछे वाइफ भी लग लेती है ना, कि चलो भाई इनविटेशन आ गया, हस्बैंड के पास इनविटेशन आया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरे पास भी आ गया, तो हम भी चलेंगे, है ना। लेकिन जो फोकस है वो किस पे है? वो तो हस्बैंड पे ही रहता है, इनविटेशन तो मेनली उनके पास ही आया है। तो देखो, इसका मतलब जब भी हम क्या करते हैं ना, दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, राम एज वेल एज हिज वाइफ वॉज या वर, दोनों में से कौन सी वर्ब लगाऊं मैं? इनवाइटेड टू द पार्टी। आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि जब भी हम दो सब्जेक्ट को एज वेल एज की हेल्प से जोड़ते हैं, विद की हेल्प से जोड़ते हैं, अलोंग विद की हेल्प से जोड़ते हैं, टुगेदर विद की हेल्प से जोड़ते हैं, तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, ठीक है। क्योंकि फोकस तो सारा यहीं पे ही है, बात तो इसी की हो रही है, राम की, कि राम को पार्टी में इन्वाइट किया गया तो वाइफ तो साथ में जा रही है। ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे राम के हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, मतलब वॉज आएगा, वर यहाँ पे नहीं आएगा। राम एज वेल एज हिज वाइफ वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। रिसेप्शन पार्टी नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, एरर ऐसे भी आ जाती है, रिसेप्शन पार्टी, क्योंकि पार्टी वर्ड के साथ रिसेप्शन का यूज हम नहीं करते, एक ही चीज लगाएंगे, रिसेप्शन का मतलब खुद ही पार्टी होता है, ठीक है, तो उसके साथ हम पार्टी वर्ड का यूज नहीं करते। यहाँ पे खाली पार्टी लिखा है तो ठीक है, लेकिन रिसेप्शन पार्टी नहीं हो सकता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लो मैं ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, मैंने राम से पहले बोथ और लगा दिया, बाकी देखो ऊपर वाला और नीचे वाला सेंटेंस जो है ना बिल्कुल सेम है, पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, बस मैंने इस सेंटेंस से पहले बोथ और ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बोथ ऐड करूंगी, तो यहाँ पे बोथ के साथ हम एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बोथ के साथ हम किसका यूज करते हैं? बोथ का पेयर होता है एंड।
अब दोनों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है भाई, दोनों को इनवाइट किया गया है स्पेशली, है ना भाई। पर्सनल इनविटेशन इस बार वाइफ को भी दिया गया है, तो दोनों को इनवाइट किया गया है, तो बोथ राम एज वेल एज नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या एरर होगी मेरी, कि मैं एज वेल एज को हटा के यहाँ पे एंड मेंशन करूंगी कि बोथ राम एंड हिज वाइफ, दोनों को इनवाइट किया गया था, तो बोथ राम एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड टू द पार्टी। और जब आप यहाँ पे बोथ और एंड लगा रहे हैं, उस केस में आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि अब दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो वर आया, ऊपर देखो वॉज आया था, तो चीजों को रटना नहीं है, कहाँ पे कौन सी चीज क्या कर जाएगी आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए चीजों को समझ के करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, भी तो कॉन्सेप्ट ही है, बट उसको समझ के करो, रटो मत उसको। अगर रटोगे तो फिर गलती होने के चांसेस बन जाते हैं, तो उसको रटना नहीं है, उसको समझ के करना है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बोला ही इज बेटर देन हर। चलो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि सेंटेंस सही है या गलत है। ही इज बेटर देन हर, ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी। ये दो सेंटेंसेस आपके पास लिखे हुए हैं, दोनों के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है। देखिए बच्चों क्या होता है, एक बात बताओ, टीटी का कंपैरिजन हाथी से करोगे? नहीं करोगे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। टीटी का कंपैरिजन हाथी से क्या करना, है ना। किसी गुरु का कंपैरिजन बच्चे से क्या करना, स्टूडेंट से क्या करना। तो हमेशा सेम लेवल पे कंपैरिजन होते हैं, है ना। मैं अपना कंपैरिजन अपनी मम्मी से क्या करूंगी, है ना, वो तो माँ है, माँ तो माँ होती है। तो कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे किया जाता है, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में कंपैरिजन सेम लेवल पे करते हैं, ग्रामर में भी बिल्कुल वैसे ही है। सेम लेवल पे कंपैरिजन मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, वैसे ही आपको ग्रामर में भी ये बात ध्यान रखनी है। तो ही इज बेटर देन हर, अब यहाँ पे ही क्या है भाई, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से थोड़ी ना करोगे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा। कह रहा है कि वो उससे बेहतर है, तो यहाँ पे अगर आपने सब्जेक्ट फॉर्म लगाई है तो इधर भी कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट फॉर्म ही आएगी। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे तो देन लगा के कर रहे हैं या फिर एज लगा के कर रहे हैं, उस केस में हमेशा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होना चाहिए। इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी हर को हटा के आप क्या लगाएंगे, शी का यूज करेंगे। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन है, इस तरह की एरर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फिर देखो ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, फिर से वही कह रहा है कि जितना इंटेलिजेंट मैं हूं उतना इंटेलिजेंट वो है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, एज का यूज हम कब करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं सेम लेवल पे, है ना, कि जितना होशियार मैं उतना ही होशियार वो। लेकिन होगा तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही ना। तो यहाँ पे अगर ही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है अगर इधर, तो इधर भी आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो इस मी को हटा के क्या लगाओगे, आई होती है सब्जेक्ट फॉर्म, तो मी तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होती है, शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है। प्रोनाउन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मैंने देखो इसको अब सब्जेक्ट बनाया, तो हम कैसे बोलेंगे, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई। तो इस तरह की, इतने ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करके आनी है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, कुछ नहीं बिगड़ा है। जिन भी बच्चों ने 16 दिसंबर वाले में बैच में भी एनरोल नहीं किया है, जो CHSL का बैच है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए, ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपके हाथ से मौका निकल गया तो बाद में कहीं पछताना ना पड़े। तो एक से एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। जल्दी से एनरोल कर लेंगे और उसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन। थैंक यू।